हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूलिश डे। प्रीवियस वीडियो में हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 4 डील्स विथ जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। अब आर्टिकल ऑफ फूड के लिए जनरल प्रोविजंस क्या हैं? ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 19 टू सेक्शन 24। तो टोटल 6 सेक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सेक्शन 19 डील्स विथ यूज़ ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। अब चैप्टर 4 हमें बताता है कि फूड के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सेक्शन 19 एक बेसिक प्रिंसिपल सेट करता है, फूड में कुछ भी मनमर्जी से ऐड नहीं किया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड अनलेस इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कोई भी फूड आर्टिकल किसी भी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड को तब तक कंटेन नहीं करेगा जब तक वो FSS एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हो और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग परमिटेड हो। मतलब अलाउड है तभी यूज़ होगा, वरना नहीं। फूड सेफ्टी का मतलब सिर्फ क्लीन फूड नहीं बल्कि लीगली अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज़ भी है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्रोसेसिंग एड मीन्स any substance or material not including apparatus or utensils and not consumed as a food ingredient by itself, used in the processing of raw materials, food or its ingredients to fulfill a certain technological purpose during treatment or processing, and which may result in the non-intentional but unavoidable presence of residues or derivatives in the final product। ये एक्ट प्रोसेसिंग एड को कैसे डिफाइन करता है? प्रोसेसिंग एड का मतलब है कोई सब्सटेंस, मटेरियल, एपरेटस या फिर यूटेंसिल्स जो फूड इंग्रेडिएंट के रूप में खाया नहीं जाता लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम पर यूज़ होता है किसी टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए। प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ होता है, फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना इंटेंशन नहीं होता, लेकिन थोड़ा रेजिड्यूज या डेरिवेटिव्स फाइनल प्रोडक्ट में रह सकता है और वो अवॉइडेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन एजेंट्स, एंजाइम यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्लैरिफिकेशन एजेंट्स इन जूस, ये चीज़ें टेस्ट के लिए नहीं, प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए होती हैं। तो सेक्शन 19 इंश्योर करता है कि फूड में जो भी ऐड हो वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड और लीगली परमिटेड हो। ठीक है। सेक्शन 20 डील्स विथ कॉन्टामिनेंट्स, naturally occurring toxic substances, heavy metals, etc. सेक्शन 20 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ कॉन्टैमिनेशन जानबूझकर नहीं होती लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। No article of food shall contain any contaminant, naturally occurring toxic substances or toxin or hormone or heavy metals in excess of such quantities as may be specified by regulation। कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड कॉन्टैमिनेंट, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिन, हॉर्मोन्स, हैवी मेटल्स स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा। स्पेसिफाइड लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पे? स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन का जो लिमिट रेगुलेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है साइंटिफिक असेसमेंट पर बेस्ड होती है। एक्ट ये नहीं कहता कि ज़ीरो प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि सेफ लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेड, मरकरी जैसे हैवी मेटल्स, एफ्लाटॉक्सिन, आर्सेनिक इन वाटर और ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्पेसिफाइड मात्रा में ही, स्पेसिफाइड क्वांटिटी में ही उसमें मिक्स हो सकती हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही होनी चाहिए। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट? कुछ टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट से नेचुरली आ जाते हैं, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो फूड अनसेफ हो जाता है। नेचुरल होना डज नॉट इक्वल टू सेफ होना, इसलिए लॉ लिमिट फिक्स करता है। ठीक है। तो सेक्शन 19 कंट्रोल करता है कि क्या ऐड किया जा सकता है और सेक्शन 20 कंट्रोल करता है क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेक्शन 21 डील्स विथ पेस्टिसाइड्स, veterinary drugs, residues, antibiotics residues and microbiological counts।
सेक्शन 21 फूड सेफ्टी का सबसे सेंसिटिव सेक्शन है क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 देखेंगे। नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज, veterinary drugs residues, antibiotic residues, solvent residues, pharmacological active substances, microbiological counts in excess of such tolerance limit as may be specified by regulation. कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज, वेटरनरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, सॉल्वेंट रेसिड्यूज, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट प्रिस्क्राइब टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा कंटेन नहीं करेगा। फूड बिल्कुल ज़ीरो केमिकल का हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लॉ कहता है कि सेफ लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पे? टॉलरेंस लिमिट का मतलब है वो मैक्सिमम लिमिट जो रेगुलेशन के थ्रू फिक्स होती है, साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड होती है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। सबसेक्शन 2 बोलता है कोई भी इंसेक्टिसाइड्स डायरेक्टली फूड आर्टिकल पर यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमिगेंट्स जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंतर्गत रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड हो। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स स्टोरेज में फ्यूमिगेशन अलाउड हो सकता है, लेकिन बिना अप्रूवल के स्प्रे करना इलीगल है। मतलब फूड प्रोटेक्शन के नाम पर फूड को जहर बनाना अलाउड नहीं है। अब देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज और रेसिड्यूज ऑफ वेटरनरी ड्रग्स। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज क्या है? मीन्स एनी स्पेसिफाइड सब्सटेंस इन फूड रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंक्लूड्स एनी डेरिवेटिव्स ऑफ अ पेस्टिसाइड सच एज कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिट्स, reaction products and impurities considered to be of toxicological significance and also include such residues coming into food from environment. पेस्टिसाइड रेसिड्यू का मतलब होता है फूड में जो पेस्टिसाइड का बचा कुचा हिस्सा रह जाता है, इंक्लूडिंग कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिट्स, रिएक्शन प्रोडक्ट्स और इम्प्योरिटीज़। और ये रेजिड्यूज़ इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट स्प्रेइंग से नहीं। तो सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे, पेस्टिसाइड सिर्फ जो स्प्रे होता है वो ही नहीं है, उसका ब्रेकडाउन भी रेजिड्यू माना जाएगा। अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन दी गई है रेजिड्यूज ऑफ वेटरनरी ड्रग्स की। इंक्लूड द पेरेंट कंपाउंड और देयर मेटाबॉलिट्स और बोथ इन एनी एडिबल पोर्शन ऑफ एनी एनिमल प्रोडक्ट and include residues of associated impurities of the veterinary drugs concerned. Veterinary drug residues include क्या include करता है? पेरेंट कंपाउंड्स, उनके मेटाबॉलिट्स जो एनिमल के एडिबल पोर्शन में आ जाते हैं मिल्क, मीट, एग्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल काउस को एंटीबायोटिक्स, मिल्क में रेजिड्यूज। अगर विड्रॉल पीरियड फॉलो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। एनिमल का इलाज हो सकता है लेकिन कंज्यूमर का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्या है सेक्शन 21 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? क्या है? ये इंश्योर करना कि फूड केमिकली सेफ, मेडिकली सेफ और माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ हो। सेक्शन 22 डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, organic foods, functional foods, proprietary foods, etc. Save as otherwise provided under this Act and regulations made thereunder. No person shall manufacture, distribute, sell or import any novel food, genetically modified articles of food, irradiated food, organic foods, foods for special dietary use, functional foods, nutraceuticals, health supplements, proprietary foods and such other article of food which the central government may notify in this behalf. अगर एक्ट या रेगुलेशन में स्पेशल परमिशन दी हो तब अलग बात है। जनरल रूल ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति
मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल या फिर इम्पोर्ट सर्टेन कैटेगरीज के, कुछ निश्चित कैटेगरी के फूड तब तक नहीं कर सकता जब तक एक्ट अलाउ ना करे। ये सेक्शन रिस्ट्रिक्शन प्लस रेगुलेशन दोनों का काम करता है। सेक्शन 22 कौन कौन से फूड को कवर करता है? नोवल फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इरेडिएटेड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, फंक्शनल फूड्स, न्यूट्राक्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्रोप्राइटरी फूड्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस फूड अथॉरिटी का कंट्रोल मैंडेटरी है। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए कौन कौन से एक्सप्लेनेशन दी गई है। फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड्स और न्यूट्राक्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट का क्या मतलब है, यह हमें समझा रहा है क्लॉज 1। सब क्लॉज ए देखेंगे पहले। फूड्स विच आर स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड to satisfy particular dietary requirements which exist because of particular physical or psychological condition or specific disease and disorders, and which are presented as such, wherein the composition of these foodstuffs must differ significantly from the composition of ordinary foods of comparable nature, if such ordinary foods exist, and may contain one or more of the following ingredients, namely। देखिए, ये वो फूड्स होते हैं जो स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड होते हैं। नॉर्मल रोटी सब्जी के कंपैरिजन में ये फूड्स मेडिकल या साइकोलॉजिकल नीड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। किसके लिए? फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए। ये फूड नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बल्कि डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, एथलीट्स, एल्डरली, स्पेसिफिक डिसीज़ वाले लोग, ये फूड ऑर्डिनरी फूड से कंपोजिशन में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं। अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन फूड में यूज़ हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। प्लांट्स और बोटानिकल्स और देयर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, कॉन्सेंट्रेट और एक्सट्रैक्ट इन वाटर, इथाइल अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, सिंगल और इन कॉम्बिनेशन। पाउडर, कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट यानी कि वाटर, एथाइल अल्कोहल या हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन्स और मेटल्स और देयर कंपाउंड्स और अमीनो एसिड्स इन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस फॉर इंडियंस और एंजाइम्स विद इन परमिसिबल लिमिट। लेकिन RDA से ज़्यादा नहीं। RDA का मतलब क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस से ज़्यादा नहीं, मतलब सप्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू ओवरडोज, क्वांटिटी रेगुलेशन के अंडर होगी। सब्सटेंसेस फ्रॉम एनिमल ऑरिजिन जैसे फिश ऑयल, वे प्रोटीन, a dietary substance for use by human being to supplement the diet by increasing the total dietary intake। human beings का डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए ये पॉइंट क्लैरिफाई करता है, ये फूड मेडिसिन नहीं होते, सिर्फ डाइट सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्लॉज बी देखेंगे। अ प्रोडक्ट दैट इज लेबल्ड एज अ फूड स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और nutraceuticals or health supplement or similar such food which is not represented for use as conventional food, and whereby such products may be formulated in the form of powder, granules, tablets, capsule, liquid, jelly or other doses forms but not parenterals and are meant for oral administration। लॉ बोलता है कि नाम ही क्लियर होना चाहिए, कंज्यूमर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ड्रग नहीं होगा ये प्रोडक्ट, एलोपैथिक ड्रग, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग नहीं होना चाहिए। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के ड्रग इस सेक्शन के बाहर हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिस पे लिखा हुआ है कि फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस या फंक्शनल फूड या न्यूट्राक्यूटिकल्स या हेल्थ सप्लीमेंट या सिमिलर सच फूड है, तो उसके लेवल पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये जो फूड है ये इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। उसको नाम छुपा के, मिसलीड करके, मेडिसिन जैसा दिखाकर सेल नहीं कर सकते। याद रखने वाली कौन सी बात है इसमें कि नाम क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सच प्रोडक्ट्स डज नॉट इंक्लूड आर ड्रग।
ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रग को इंक्लूड नहीं करते हैं जो क्लॉज बी में डिफाइन किए गए हैं. एंड Ayurvedic, Siddha and Unani drugs as defined in Clause A and H of Section 3 of the Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules made thereunder. ये फूड ड्रग नहीं हो सकता, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, यूनानी ड्रग हो, कोई भी हो. अगर कोई प्रोडक्ट ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है वो सेक्शन 22 का फूड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल विटामिन टैबलेट्स एज मेडिसिन नहीं होंगी, विटामिन पाउडर एज हेल्थ सप्लीमेंट हो सकते हैं. तो याद क्या रखना है कि फूड बोल के ड्रग को नहीं बेच सकते. डज नॉट क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी स्पेसिफिक डिसीज, डिसऑर्डर और कंडीशन एक्सेप्ट फॉर सर्टेन हेल्थ बेनिफिट और सच प्रमोशन क्लेम्स एज मे बी परमिटेड बाय द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर दिस एक्ट. ये फूड डिसीज़ क्योर का क्लेम नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट का क्लेम नहीं कर सकते, मिटिगेशन का क्लेम नहीं कर सकते. अलाउड क्या है कि वो क्या क्लेम कर सकते हैं कि इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, सपोर्ट डाइजेशन, प्रमोट्स बोन हेल्थ. ठीक है, अलाउ नहीं है. डायबिटिक क्योर, कैंसर ट्रीटमेंट, बीपी को ठीक करता है, ये सारी चीज़ें नहीं क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, हेल्थ सपोर्ट इज इक्वल्स टू अलाउड, डिसीज क्योर इज इक्वल्स टू बैंड. क्या याद रखना है यहाँ पर हमें यहाँ पे याद रखना है हेल्थ सपोर्ट इज इक्वल्स टू अलाउड. ठीक है, हेल्थ सपोर्ट अलाउड है, लेकिन डिसीज़ क्योर करता है, डिसीज़ से प्रिवेंट करता है, ये बिल्कुल बैंड है. क्लियर. Clause 4, subclause 4 does not include a narcotic drug or psychotropic substances as defined in the schedule of the NDPS Act and rules made thereunder and substances listed in Schedule E and EI of Drugs and Cosmetic Rules. इस टाइप के फूड में नार्कोटिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, NDPS एक्ट के बैंड सब्सटेंसेस कभी इंक्लूड नहीं हो सकते. मतलब नशा करने वाली चीज़, माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस फूड के नाम पर बिल्कुल अलाउड नहीं है. याद क्या रखना है, फूड कभी नशा नहीं बन सकता. क्लियर है. ये 4 क्लॉज आप कैसे याद रखेंगे क्लॉज बी के? N D C N. N मीन्स नेम क्लियर, लेबल क्लियर. D मीन्स ड्रग नहीं होना चाहिए. C मीन्स क्योर क्लेम नहीं कर सकते और N मीन्स नार्कोटिक नहीं होना चाहिए. क्लियर है. सबसेक्शन 2 देखेंगे. जेनेटिकली इंजीनियर्ड और मॉडिफाइड फूड मीन्स फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स composed of or containing genetically modified or engineered organism obtained through modern biotechnology or food and food ingredients produced from but not containing genetically modified or engineered organism obtained through modern biotechnology. लॉ यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है. कैटेगरी 1 ऐसा फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना हो या जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जिसमें प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो. इसमें ऑर्गेनिज्म खुद मॉडिफाइड होता है. और सेकंड कैटेगरी क्या है? ऐसा फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ हो. ठीक है, लेकिन फाइनल फूड में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो. फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से बनाया गया एंजाइम, फर्मेंटेशन से बना प्रोडक्ट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए नहीं है. लॉ कहता है चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दिखे या ना दिखे, अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ही माना जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर यहीं पे गलती होती है. सबसे क्लॉज 3 ऑर्गेनिक फूड क्या है? ऑर्गेनिक फूड मीन्स फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स. अब लॉ ऑर्गेनिक फूड को डिफाइन करता है. सिर्फ नेचुरल, केमिकल फ्री, देसी लिख देना ऑर्गेनिक नहीं बनाता. ऑर्गेनिक फूड वही माना जाएगा जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ हो. जैसे नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, नो केमिकल पेस्टिसाइड्स,
सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर बोले मैंने बिना केमिकल खेती की, जब तक सर्टिफाइड स्टैंडर्ड फॉलो ना हो, लॉ के लिए ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक फूड क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक फूड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड बेस्ड, नॉट क्लेम बेस्ड। ठीक है। क्लॉज 4, प्रोप्राइटरी एंड नोवेल फूड क्या है? Means an article of food for which standards have not been specified but is not unsafe। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी है। नोवेल फूड और प्रोप्राइटरी फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जिसका स्टैंडर्ड FSSAI ने अभी फिक्स नहीं किया, लेकिन वो अनसेफ भी नहीं है। ठीक है। मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव फूड मार्केट में पहली बार आया लेकिन हार्मफुल नहीं है, वो होता है प्रोप्राइटरी और नोवेल फूड। अब देखेंगे हम इसका प्रोविज़ो। Provided that such food does not contain any of the foods and ingredients prohibited under this act and the regulation made thereunder। लॉ बोलता है भले ही फूड नया हो, भले ही स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड ना हो, अगर उसमें कोई प्रोहिबिटेड इंग्रेडिएंट है तो वो प्रोप्राइटरी नोवेल फूड नहीं माना जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, न्यू एनर्जी बार लॉन्च हुआ, FSSAI स्टैंडर्ड नहीं बना, ठीक है, लेकिन उसमें बैंड केमिकल ड्रग है तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट उसके सेफ हैं, कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं है उसके अंतर्गत, तो वो क्या हो जाएगा? नोवेल फूड हो सकता है, प्रोप्राइटरी फूड हो सकता है अप्रूवल के साथ। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है वो कौन सा होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना फूड, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑर्गेनिक फूड क्या होगा? सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड के हिसाब से बना फूड। और प्रोप्राइटरी नोवेल फूड क्या होगा? स्टैंडर्ड लेस बट सेफ फूड विदाउट प्रोहिबिटेड इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है? सेक्शन 23 डील्स विद पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स। ठीक है, फूड की पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में बात हो रही है सेक्शन 23 में। इसका बेसिक आइडिया क्या है? इस सेक्शन का मेन फोकस कंज्यूमर को चीट होने से बचाना है। लॉ कहता है कि जो भी पैकेज्ड फूड मार्केट में आ रहा है उसका लेबल और पैकेजिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर और ट्रुथफुल होनी चाहिए। देखेंगे सबसेक्शन 1। No person shall manufacture, distribute, sell or expose for sale or dispatch or deliver to any agent or broker for the purpose of sale any packaged food products which are not marked and labeled in the manner as may be specified by regulation। सबसेक्शन 1 बोल रहा है कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज फॉर सेल, डिस्पैच या फिर डिलीवर ऐसा पैकेज फूड नहीं बेच सकता। ठीक है, किसी भी ब्रोकर को या एजेंट को, जब तक कि प्रॉपरली मार्क ना हो, प्रॉपरली लेबल्ड ना हो, FSSAI के रेगुलेशन फॉलो ना करता हो। मतलब लेबलिंग एक चॉइस नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन है। अब इस प्रोविज़ो देखेंगे। अब इसका provided that the label shall not contain any statement, claim, design or deceive which is false or misleading in any particular concerning the food products contained in the package or concerning the quantity or the nutritive value, implying medicinal or therapeutic claims or in relation to the place of origin of the said food products। लेबल पर क्या क्या गलत नहीं होना चाहिए? लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि लेबल पर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, मिसलीडिंग क्लेम, डिसेप्टिव डिज़ाइन या डिवाइस नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब बात हो फूड के कंटेंट की, न्यूट्रिटिव वैल्यू की, क्वांटिटी की, मेडिसिनल या फिर थेराप्यूटिक क्लेम्स की, प्लेस ऑफ ऑरिजिन की। एग्जाम्पल से समझो, अगर बिस्किट का पैकेट पर लिख दिया गया कि डायबिटीज़ क्योर करता है, इससे इम्यूनिटी डबल हो जाती है, ये इलीगल है क्योंकि फूड को मेडिसिन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है अब इसका? Every food business operator shall ensure that the labeling and presentation of food, including their shape, appearance or packaging, the packaging material used, the manner in which they are arranged and the setting in which they are displayed, and the information which is made available about them through whatever medium does not mislead consumers। यहाँ लॉ एक लेवल और डीप चला जाता है। सबसेक्शन 2 में फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBO को ये इंश्योर करना है कि लेबलिंग, प्रेजेंटेशन और फूड पैकेजिंग मटेरियल, शेप,
फूड का अपीयरेंस, डिस्प्ले का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन देने का मीडियम, प्रिंट, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एंगल से कंज्यूमर को मिसलीड ना करे। मतलब सिर्फ लिखने में ही नहीं, दिखने में भी धोखा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट और प्रोहिबिशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। कौन? सेक्शन 24। ये सेक्शन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ट्रिक्स को कंट्रोल करता है। लोग को पता है ज़्यादातर लोग ऐड देखकर फूड खरीदते हैं, लेबल पढ़कर नहीं। क्या बोल रहा है सब सेक्शन 1? नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी फूड विच इज मिसलीडिंग और डिसीविंग और कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। क्या बोल रहा है सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1? कोई भी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग हो, डिसिप्टिव हो या एक्ट के रूल्स के या फिर रूल्स के अगेंस्ट हो तो ये अलाउड नहीं है। चाहे टीवी एड हो, न्यूज़पेपर हो, होर्डिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, मीडियम कोई भी हो, ट्रुथ होना कंपलसरी है। सब सेक्शन 2, no person shall engage himself in any unfair trade practice for purpose of promoting the sale, supply, use and consumption of article of food or adopt any unfair or deceptive practice, including the practice of making any statement whether orally or in writing or by visible representation which कोई भी पर्सन सेल प्रमोट करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? क्लॉज ए क्या बोल रहा है? फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द फूड आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रेड कॉम्पोजिशन। अगर फूड के बारे में गलत बताया जा रहा हो, उसका स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कॉम्पोजिशन, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर घी बोलकर वनस्पति बेचना। क्लॉज बी मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस। अगर फूड को इस तरह दिखाया जाए जैसे उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, बिना उसके लाइफ इनकम्प्लीट हो, जबकि रियलिटी में ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रोज़ ये ड्रिंक नहीं पी तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये सब इलीगल है, राइट? क्लॉज सी क्या है? गिव्स टू द पब्लिक एनी गारंटी ऑफ द एफिकेसी दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एन एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देयर ऑफ। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? पब्लिक को ऐसी कोई गारंटी देना जो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड ना हो, जिसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना हो, ये भी प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जांपल, इस पाउडर से 7 दिन में वेट लॉस पक्का, इस टाइप के स्टेटमेंट जो हैं वो इलीगल होते हैं। ठीक है? अगर वो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात अगर हम समझें तो सेक्शन 23 जो है वो पैकेट के अंदर और ऊपर क्या लिखा है उससे डील करता है, और सेक्शन 24 डील करता है बाहर दुनिया को कैसे दिखाया जा रहा है। ठीक है? इस बात से सेक्शन 24 डील करता है। सेक्शन 24 का प्रोविज़ो भी देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंस इज raised to the effect that such guarantee is based on adequate or scientific justification, the burden of proof of such defense shall lie on the person raising such defense। अब देखिए सेक्शन 24 का प्रोविज़ो क्या बोल रहा है। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, एडवर्टाइज़र ये बोले कि जो गारंटी मैंने दी है वो साइंटिफिक एविडेंस, एडिक्वेट जस्टिफिकेशन है। ठीक है? अगर ऐसी कोई गारंटी, जो गारंटी मैंने दी है वो साइंटिफिक एविडेंस है या फिर एडिक्वेट जस्टिफिकेशन पर बेस्ड है, तो इस बात का प्रूफ करना उसी की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट या अथॉरिटी खुद ढूंढने नहीं जाएगी। ठीक है? तो जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, जो गारंटी लेगा वो ही जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। तो यहाँ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज़ करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। कौन सा प्रिंसिपल है? बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर कोई पर्सन पब्लिक को गारंटी देता है जैसे इस फूड से इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे वेट लॉस होगा, ये हेल्थ के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, और जब अथॉरिटी उससे पूछे प्रूफ दिखाओ तो वो ये नहीं कह सकता कि आप प्रूफ करो, गलत है। नहीं, लॉ कहता है जो क्लेम करेगा वही प्रूफ करेगा। ठीक है? जो क्लेम करेगा वही प्रूफ करेगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चैप्टर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।